हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट क्या है, किस चीज़ से बना होता है करंट, हमें नेचर में कहीं पर करंट देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम मेजर कैसे करेंगे, करंट को मेजर करना है ना, करंट को मेजर कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर। हमें पता है कि जो मटेरियल होता है ना, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, डिपेंडिंग ऑन इज कंडक्टिविटी। तो उसमें से एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घर में जो वायर वगैरह बना होता है ना, वायर, तो ये सब बना होता है कंडक्टर का। तो कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है वो हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। इस चैप्टर का एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है ओहम्स लॉ। हमें पता है कि फिजिक्स का कोई भी जो नेचर में फिनोमेना होता है वो कोई ना कोई फॉर्मूला लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो है करंट जो होता है वो ओहम्स लॉ फॉलो करता है। ओहम्स लॉ क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका रीजन क्या होता है। एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हमें पता है कि उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, वो रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, सोर्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोबिलिटी के बारे में और फिर पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस भी है, कहीं पर जाके फेल कर जाता है, मतलब ओहम्स लॉ सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ जगह एप्लीकेबल होता है, कुछ जगह फेल कर जाता है। तो कहाँ कहाँ फेल कर जाता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है ओहम्स लॉ, वो हम देखेंगे। और फाइनली टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। फॉर कंडक्टर इसका डिपेंडेंस कैसा होगा, सेमीकंडक्टर के लिए इसका डिपेंडेंस कैसा होगा, तो वो हम देखेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 3। तो अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली हम देखो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे, जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर होता है तो हमें पता है कि उसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो जाता है और उसके वजह से जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, एक जगह से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं करंट, करंट फ्लो, करंट फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इवेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब क्या होता है। तो नेचर में कहीं पर हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। नेचर में हमें बहुत जगह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक एग्जांपल तो होगा हमारा लाइटनिंग। तो लाइटनिंग में क्या होता है, जब बिजली चमकता है ना, बिजली गिरता है, वो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारा चार्ज, बहुत सारा क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा चार्ज स्काई से ग्राउंड पे आ जाता है थ्रू एटमॉस्फेयर। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है थ्रू एटमॉस्फेयर, तो इसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो ये भी बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ब्रेन का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब हम सिग्नल को भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ही तो भेजते हैं। तो वो भी होता है तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल। तो नेचर में भी बहुत जगह ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें देखने को मिलता है। मैनमेड हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे एक वायर, हमारा घर में जो पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, जो कोई भी इलेक्ट्रिक, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी हम यूज कर रहे हैं, सबका रीजन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मोबाइल तो दूर की बात है, बत्ती भी नहीं जलता अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम बोल सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बेसिकली करंट क्या है, बेसिक करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम एक यहाँ पर वायर ड्रॉ करते हैं, सोच लेते हैं वायर है। वायर कैसा दिखने में होता है, सिलिंड्रिकल होता है, उसे हमें बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर कर रहा है, और सोच लेते हैं इस तरफ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो हमें करंट कैसे डिफाइन करें, करंट क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर
एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इस एरिया को हम डिफाइन कर देते हैं, तो इस एरिया को हम नाम देते थे ए। ठीक है, तो हमें क्या है, करंट हम कैसे डिफाइन करेंगे? करंट का डेफिनेशन है कि टोटल जितना चार्ज पास करेगा इस एरिया में से 1 सेकेंड में, उसे हम बोलेंगे करंट। तो करंट का डेफिनेशन क्या होगा? सोचो हम अगर टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, टोटल चार्ज पास किया, सोच लेते हैं क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन को, टी टाइम में क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा? 1 सेकेंड में क्यू बाई टी, और इसी को हम बोलेंगे करंट। आई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई टी। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल चार्ज मतलब क्या होगा? सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 e। सोचो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है? n टाइम्स। तो क्या होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? n e हो जाएगा ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा? n इंटू e हो जाएगा, n e, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये होता है फॉर्मूला बेसिकली फॉर करंट का। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोचो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो ये पकड़ लिया हमने पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज जा रहा है यहां से यहां तक, ई प्लस कर देते नाम। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बेसिकली करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर सोचो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट। अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर सोचो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो जो चार्ज होता है ना वो रैंडमली मूव करता है, मतलब कुछ चार्ज इस तरफ जा रहा है, कुछ चार्ज इस तरफ आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, तो रैंडमली मूव करता रहता है वायर के अंदर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि करंट क्या है? तो करंट है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम पकड़ लेते हैं कि इसे हम Q प्लस, तो Q प्लस क्या है? सोचो हम पकड़ लेते हैं कि 10 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, और 4 पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है। तो 4 तुम्हारा इस तरफ आ रहा है और 10 इस तरफ, 10 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस तरफ, और यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इस तरफ। तो टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ गया? वो हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना नेगेटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? सोच लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इस तरफ कितना आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है यहां से यहां तक, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है। तो क्या होगा? नेट, तो नेट कितना नेगेटिव चार्ज इस तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है? 8 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 6, दोनों 6, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं और 6 नेगेटिव चार्ज भी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। टोटल कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ? टोटल चार्ज क्यू नेट हो जाएगा, क्यू नेट क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्यू नेट हो गया 0, मतलब कोई भी चार्ज क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना। 6 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और 6 इलेक्ट्रॉन भी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो टोटल करंट कितना होगा? देखो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा, प्लस माइनस क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया प्लस माइनस, तो क्या होगा? सब कैंसिल कर दिया ना, इसलिए टोटल करंट कितना होगा? इसलिए क्यू नेट हो गया 0। तो करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू क्यू नेट माइनस टी इक्वल्स टू हो जाएगा 0। लेकिन सोचो तुम्हारा अगर 6 की जगह अगर 8 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो क्या होगा? 2 चार्ज एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं कर पाता, तो क्यू नेट क्या हो जाता? क्यू नेट हो जाता 8 माइनस 6 हो जाता 2। तो पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है एक्स्ट्रा, तो करंट हो जाता तुम्हारा
क्यू नेट बाई टाइम इक्वल्स 2/t। तो ये हो जाता करंट। तो क्यू नेट मतलब क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस बाई टी। तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है तुम्हारा करंट आई। तो अब हम पढ़ेंगे करंट का यूनिट क्या होता है। देखो आई का यूनिट क्या होता है, आई करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसे हम ए से लिखते हैं, और क्यू बाई टी ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्पियर इक्वल्स टू क्यू का यूनिट है कूलम बाई सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड और एम्पियर। एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है तो हम एम्पियर ही लिखते हैं। और इसका डायमेंशन क्या होगा, करंट का डायमेंशन भी हम ए और आई, ए भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, तो डायमेंशन भी सेम है। अगर हम कैलकुलेट करें कि जो लाइटनिंग होता है ना, बिजली गिरता है, उसमें कितना करंट होता है एम्पियर में, अगर मेजर करेंगे तो कितना आएगा, तो लाइटनिंग में होता है 10,000 एम्पियर। बहुत ज्यादा करंट है। अगर इस करंट को हम स्टोर कर लेते ना तो हम बहुत दिनों तक एक शहर को चला सकते थे। बहुत ज्यादा करंट होता है लाइटनिंग में। और हमारा ह्यूमन ब्रेन में कितना करंट होता है, ह्यूमन ब्रेन मतलब हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वो होता है बेसिकली 1 माइक्रो एम्पियर के लो, मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻6 एम्पियर होता है शरीर के अंदर जो हमारा करंट चलता है, वो होता है 10⁻6 एम्पियर। तो अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर। तो कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली कंडक्टर दिखने में ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल वायर पकड़ लेते हैं कि एक सिलिंड्रिकल वायर है। एक एटम कैसे बना होता है, ठीक है, एटम हमें पता है कि सेंटर में, एटम का सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर तुमने किस तरीके से फोर्स अप्लाई करके एनर्जी देके तुमने अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे एटम से, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव और एटम क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा पॉजिटिव। तो एटम बन जाएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव। अभी देखो एटम जो होता है ना, वो तो मूव नहीं करता, एटम बहुत भारी होता है, एटम का मास इलेक्ट्रॉन का मास से बहुत ज्यादा होता है, तो एटम मूव नहीं करता, एटम एक जगह फिक्स्ड होता है। तो कंडक्टर में एटम फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत हल्का होता है और इजीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रैंडमली मूव करता रहता है, रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, इस तरफ चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया। अभी सोचो, हमें पता है कि एक मोल में कितना एटम रहता है, एक मोल में हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स रहता है। अगर सोचो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक मोल में सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 मतलब समझ रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्रीली मूव करता रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो रैंडमली कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। तो अगर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, तो करंट क्या होगा इस सर्किट का, करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू क्यू नेट बाई टी। तो क्यू नेट हो जाएगा तुम्हारा 0/t, तो करंट हो जाएगा 0। क्यों, क्यू नेट क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना जा रहा है और नेगेटिव चार्ज जितना जा रहा है, दोनों का माइनस डिफरेंस, ठीक है। अभी बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, तो इसके वजह से जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ भी आता है, तो कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर से तुम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, तो एक दूसरे को जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो क्यू नेट है ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो इसलिए नॉर्मल कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन सोचो अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस कंडक्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसका मतलब क्या है, तुमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पता है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर सोचो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर सोचो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी फोर्स अप्लाई होगा, और किस तरफ फोर्स अप्लाई होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, अभी हम देखते हैं कि सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है, सोचो E प्लस, उसे हम नाम देते थे E प्लस, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, प्लस प्लस ऐसे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो इस तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज इस तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E, अलोंग E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल्स टू Q इंटू E। Q होता है चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है तो A फोर्स काम करता है चार्ज के ऊपर। तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में बहुत सारा ना फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, इस तरफ चला जाता है। और हमें पता है करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होगा इन द ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो करंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कंडक्टर में करंट दिखने को मिलता है। अभी इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है, ये इंसुलेटर में नहीं होता। एटम से इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में तो एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग ही नहीं कर सकते, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो जितना तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो करंट भी नहीं मिलेगा। इसलिए इंसुलेटर के केस में हमें कोई करंट नहीं मिलता, और कंडक्टर के केस में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो अब हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। ठीक है, सोचते हैं कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो पहले रैंडमली मूव करता है। ठीक है, तो देखो अगर इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर इसको हम चाहते हैं कि इस तरफ जाए तो उसके लिए हम क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स। और फोर्स कैसे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि जब हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं क्यू चार्ज के ऊपर तो फोर्स कितना होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, तो उसके लिए फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है माइनस dv बाई dl। dl मतलब डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। सोचो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये है तुम्हारा l और dl जो भी सोच लो। और dv क्या है, ये हम पकड़ लेते हैं dl, और dv क्या है, dv इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सोचो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है v1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है v2। अगर दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सोचो जीरो है, सोचो दोनों सेम पोटेंशियल में, तो क्या होगा, dv जीरो हो जाएगा, dv जीरो बाई dl इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो हमें मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए v1 माइनस v2। ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना v1 माइनस v2, इसके साथ प्रोपोर्शनल होता है करंट, कितना करंट जाएगा। सोच लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो करंट है ना, करंट का डायरेक्शन I, ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो I
इज प्रोपोर्शनल, तो हम इसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2। हमें पता है करंट कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2। अच्छा, V1 माइनस V2 को हम पकड़ लेते हैं V, तो हम लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, ठीक है। तो अगर I V के साथ प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं कि V भी I के साथ प्रोपोर्शनल होगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा I R। तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। ओके, और R होता है रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू I R हो गया ओहम्स लॉ। यहाँ पर R रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, R का यूनिट होता है ओहम, इसे हम लिखते हैं ओहम R का। और डायमेंशन क्या होगा, R का हम डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो हमें पता है क्या है, R इक्वल टू होता है V बाय I, V बाय I। तो V का यूनिट डायमेंशन पुट कर दो, I का डायमेंशन पुट कर दो, हमें R का डायमेंशन मिल जाएगा। तो V का डायमेंशन क्या होता है, हमें पता है W इक्वल टू होता है Q इंटू V। तो यहां से हम V का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q। W मतलब वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन होता है ML2 T⁻², और Q मतलब चार्ज, Q इक्वल टू होता है IT। तो IT लिख दिया। तो V का पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया ML2 T⁻² IT। तो ये पुट कर देंगे ML2 T⁻² बाई IT, और डिवाइडेड बाय I का हो गया करंट का I। तो टोटल कितना आएगा, I मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो आ जाएगा हमारा ML2 T⁻² है, और एक T जाएगा -3, तो I हो जाएगा I स्क्वायर, I⁻²। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ R। तो अभी हमें देखना है कि जो रेजिस्टेंस R होता है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, R किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक कंडक्टर है, तो इसके दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस तरफ से करंट जा रहा है I करंट जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इसका रेजिस्टेंस कितना, अगर रेजिस्टेंस R है तो रिलेशन क्या होगा, V I और R के बीच में V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। ये हो जाएगा एक कंडक्टर के लिए। अभी सोचते हैं कि एक आइडेंटिकल और एक कंडक्टर को यहाँ पर लेके आते हैं, और आइडेंटिकल और एक कंडक्टर को लेके आ गया, ठीक है। तो इसके भी दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V, और सेम करंट जो यहाँ पर इंटर कर रहा है वही यहाँ पर जाएगा, तो करंट भी हो जाएगा I। और इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। तो इसका भी रिलेशन हो जाएगा तुम्हारा V इक्वल टू IR। लेकिन ये दोनों कंडक्टर के अगर एक साथ कॉम्बाइन देखेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका है V, इसका भी है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2V, ठीक है, 2V। दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2V। और करंट कितना जा रहा है, सेम करंट जा रहा है I करंट, जो करंट यहाँ पर इंटर कर रहा है वही तो जा रहा है ना, इस तरफ भी I करंट ही निकल रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्राइम इक्वल्स टू, R इक्वल्स टू हमें पता है V बाय I होता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2V बाय करंट जा रहा है I। और हमें क्या पता है कि R इक्वल्स टू होता है V बाय I। इस इक्वेशन से पता है कि R इक्वल्स टू होता है V बाय I, तो V बाय I क्या हो गया, R हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम लेंथ को डबल कर दोगे ना, लेंथ अगर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो रेजिस्टेंस किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ को तुमने डबल कर दिया, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर लेंथ को तुमने ट्रिपल कर दिया, 3 गुना, तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा, ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L। किसके ऊपर R डिपेंड करते हैं, देखते हैं एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सोच लेते हैं एक कंडक्टर है, और दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V। और तुमने क्या किया, यहां से करंट कितना इंटर हो रहा है, I करंट इंटर हो रहा है, और इसका रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं R है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन हो जाएगा तुम्हारा V इक्वल्स टू IR, और R इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई I।
ये हमें पता है। अभी तुमने क्या किया, इसको ना बीच से सेपरेट कर लिया, सेपरेट करके अलग कर लिया, काट के अलग कर दिया दोनों कंडक्टर को। अभी दोनों में तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट भी जा रहा है। तो करंट क्या होगा, देखो ऊपर के हाफ में करंट क्या होता है, करंट होता है टोटल एरिया में से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाफ नहीं हो जाएगा। जो ऊपर वाला कंडक्टर है उसमें हाफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है और नीचे वाला कंडक्टर में हाफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट हो जाएगा तुम्हारा I/2। तो ऊपर वाला कंडक्टर में करंट कितना होगा, I/2 इस तरफ, और नीचे वाले कंडक्टर में करंट कितना होगा, I/2 इस तरफ। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों का और I/2 हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा I/2 इंटू R प्राइम। तो R प्राइम इक्वल्स टू क्या होगा, 2V प्राइम बाई I। V है, V प्राइम नहीं होगा, तो 2V बाई I। V बाई I क्या है, V बाई I इक्वल्स टू R, तो वो हो जाएगा 2R। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने एक कंडक्टर का एरिया हाफ कर दिया, एरिया को क्या किया, एरिया को हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस तुम्हारा डबल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया डबल 2R। मतलब एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया जितना कम करोगे रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इस इक्वेशन को ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सोचो एक रोड है, ठीक है, रोड है, तो हमें पता है अगर रोड नैरो है तो क्या होगा, तुम स्पीड से जा सकते हो। अगर बस सोचो छोटे से गली से जा रहा है तो क्या होगा, बस धीरे जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन सोचो अगर तुमने उस रोड को बड़ा कर दिया, बड़ा रोड, हाईवे, हाईवे में क्या होगा, बस फास्ट चला जाएगा स्पीड में, तो एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली मूव करेगा स्पीड से, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, एरिया इंक्रीज कर दोगे कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और लेंथ के साथ इंक्रीज कैसे हो जाता है, सोचो एक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ऐसे ऐसे धक्का खा के जाता है, मतलब एक जगह कॉलिशन करता है, फिर दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह धक्का खाता है, फिर ऐसे जाता है, वो सीधा नहीं जाता, ठीक है, ऐसे कोलाइड करते करते जाता है। अभी देखो, अभी अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया तो क्या होगा, ये जो कॉलिशन हो रहा है ना, कॉलिशन भी डबल होगा ना। तो ज्यादा कॉलिशन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा कॉलिशन होगा, धक्का लगेगा, उतना तो स्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जितना कॉलिशन होगा उतना स्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए लेंथ के साथ होता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल, लेंथ अगर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों फॉर्मूला को अगर एक साथ कर दे तो हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L/A। तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है, RHO, रो। तो रो L/A, रो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो ए हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस रो के ऊपर, एल के ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। ये जो रो होता है ना, ये डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। सोचो कॉपर का रो डिफरेंट होगा, अगर वो गोल्ड का रो है तो गोल्ड का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, हर एक मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू रो L/A। तो रो इक्वल्स टू क्या होगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा RA/L, R इंटू A/L, रेजिस्टेंस इंटू A/L। तो रो का डेफिनेशन क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रो का रेजिस्टिविटी किसको बोलेंगे, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ क्या है
एल, एल को हमने पकड़ लिया 1 मीटर। तो अगर एक 1 मीटर कंडक्टर का और एरिया क्या हुआ, एरिया हम कंसीडर करते थे ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ए भी 1 पकड़ लिया, एल को भी 1 पकड़ लिया, ठीक है। तो ए भी 1 एल भी 1, तो रो कितना हो जाएगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर, ए और एल दोनों 1 हो गया, तो रो इक्वल्स टू आर। तो 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो इस कंडक्टर को जो रेजिस्टेंस होगा ना, वही होगा इसका रेजिस्टिविटी। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे फिर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए conductor of length 1 meter and cross section area of 1 meter square would be called the resistivity of the material। तो जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी होगा, किसका, जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और इसका यूनिट क्या होगा रो का, देखो रो इक्वल्स टू आर एल, ए बाई एल। तो आर का यूनिट है पता है ओहम, तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो ओहम मीटर, ओहम मीटर हो गया रो का यूनिट। ओके, और डायमेंशन क्या होगा, ओहम मीटर हमें पता है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या, अभी कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन है एम एल टू टी टू द माइनस 3 आई टू द माइनस 2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। और एक मीटर मतलब एक एल ऐड हो जाएगा, तो रो का डायमेंशन क्या होगा, एम एल 3 टी टू माइनस 3 आई टू दी पावर माइनस 2। तो ये हो गया तुम्हारा रो का डायमेंशन, एग्जाम में आ सकता है। तो तुम्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, यहां से लिख सकते हो। हाँ, आर का जैसे हमने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस का, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, करके पुट कर देना। तो ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ में पता है, देखो V इक्वल्स टू आई आर, और अभी हमने कैलकुलेट किया आर का वैल्यू क्या होता है, आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। तो आर का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू ना इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। चलो, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू रो एल बाई ए, पुट कर दिया। अभी देखो ना, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हमने V और L को ना एक साथ लेके आ जाते हैं, V बाई एल, और I के नीचे A को लेके आ जाते हैं, I बाई A, और रो जैसा है वैसा रख दो, ठीक है। तो देखो I बाई A को ना हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं कि J इक्वल्स टू हो गया I बाई A। तो I मतलब क्या है, करंट, और A क्या है, एरिया। करंट बाई एरिया मतलब यूनिट एरिया में से जो करंट पास करेगा उसको हम बोलेंगे J को करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो J का डेफिनेशन क्या होगा, यूनिट एरिया में से जो करंट पास करेगा उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी। तो I बाई A को हम लिख सकते हैं J रो, और V बाई एल को क्या लिखेंगे, देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी बाई डी एल, मतलब V बाई एल, और हम लिख सकते हैं कि V बाई एल। तो V बाई एल क्या होता है, E, तो V बाई एल मतलब E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल्स टू जे रो। तो ए भी एक टाइप का ओहम्स लॉ का एक फॉर्म है कि E इक्वल्स टू जे रो। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस तरफ रो को ना E के नीचे लेके आ जाते हैं, तो 1 बाई रो E इक्वल्स टू क्या होगा, J। ऐसे लिख सकते हैं हम J इक्वल्स टू रो को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि J इक्वल्स टू 1 बाई रो इंटू E। अभी देखो 1 बाई रो होता है ना रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट, इनवर्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, तो सिग्मा, इसको बोलते हैं हम सिग्मा, और कंडक्टिविटी इसका नाम है सिग्मा, एक ग्रीक लेटर है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, और इसका बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई रो, मतलब 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है सिग्मा। तो हम लिख सकते हैं दिस इज सिग्मा ई। तो फिर क्या आ गया, J इक्वल्स टू आ गया सिग्मा इंटू ई। ये क्या आया, दिस इज ऑल्सो ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का एक दूसरा फॉर्म आ गया। J क्या है, बेसिकली J है तुम्हारा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब तुम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे करंट कितना होगा, करंट उतना ज्यादा होगा। यही तो ओम्स लॉ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होता है करंट उतना ज्यादा होता है। सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा करंट डेंसिटी भी उतना ज्यादा होगा। यही है तुम्हारा ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का एक दूसरा फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का कारण क्या होता है, ठीक है। तो ये ही सोचो कंडक्टर, कंडक्टर के बीच में क्या होता है, जो एटम होता है ना वो फिक्स रहता है। सोचो ये तुम्हारा एटम है, एटम अपनी जगह फिक्स रहता है, एटम मूव नहीं करता है, एटम बहुत भारी होता है, तो एटम तुम्हारा मूव नहीं करता है, ठीक है। ये सोचो तुम्हारा दिस इज एटम, जो पॉजिटिव आयन है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली, ठीक है। ये सब हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज, वो ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। कोलाइड करते हैं, एटम के साथ जाके कोलाइड करता है, फिर कोलाइड करता है, ऐसे कोलिशन करते करते वो आगे बढ़ता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ऐसे कोलाइड करते करते आगे जाता है, मतलब सीधा रास्ता नहीं जाता, वो ऐसे कोलिशन करते करते आगे जाता है। तो हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी का रीजन क्या है। ये जो रेजिस्टिविटी आ रहा है ना, इसका रीजन क्या है वो हम देखेंगे। तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने क्या अप्लाई किया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो हमें पता है फोर्स कितना होगा, फोर्स एफ इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू इंटू ई, हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू ई। अच्छा, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ए फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन होता है ए। तो एफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एम इंटू ए। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए है एक्सीलरेशन। तो एम इंटू ए क्या होगा, क्यू इंटू ई। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर एफ फोर्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ए इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। तो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। हमें एक्सीलरेशन पता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया कोलाइड किया एक एटम के साथ, फिर वो एक्सीलरेट करेगा, फिर एक्सीलरेट किया, फिर कोलाइड किया, फिर वो एक्सीलरेट करेगा, फिर जाके धक्का खाया, उसका वेलोसिटी कम हो गया, स्लो कर गया, फिर वो एक्सीलरेट करेगा, ठीक है, ऐसे जाता है। तो उसका एक्सीलरेशन हमें मिलेगा क्यू ई बाई एम। देखो अभी हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट t a एक्सीलरेशन से t टाइम तक चल रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u प्लस ए टी होता है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस a क्या है, a हमने कैलकुलेट कर लिया है, q e बाई एम इंटू टी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन का, v इक्वल्स टू u प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, टी टाइम के बाद। अभी हमें देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो देखो किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इससे थोड़ा ज्यादा होगा, किसी के कम होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना है कि सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो v एवरेज, v एवरेज अगर करेंगे तो क्या होगा, u एवरेज प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो t एवरेज, टी एवरेज क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टाउ। इसका नाम है टाउ, ठीक है, टी ए यू, टाउ। तो t एवरेज हो गया टाउ। तो टाउ क्या है, टाउ है बेसिकली दो कॉलिशन के बीच में टाइम, मतलब एक कॉलिशन हुआ फिर दूसरा कॉलिशन हुआ, इसके बीच में जो टाइम लगता है ना उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ क्या है, टाउ है तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो टाउ है तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, और यू क्या है, यू एवरेज। अभी देखो कॉलिशन के बाद ना, इमीडिएटली कॉलिशन के बाद इलेक्ट्रॉन कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धक्का खा के ना इस तरफ जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धक्का खा के इस तरफ जा सकता है, तो रैंडमली मूव करता है। तो यू एवरेज क्या होगा, यू एवरेज मतलब कॉलिशन के जस्ट, कॉलिशन के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो,
रैंडम होगा ना, तो अगर उसका एवरेज करोगे तो वो हो जाएगा 0, इस पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि वो एक कॉलिशन के बाद रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो यू एवरेज हो जाएगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि v एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। इस जो एवरेज वेलोसिटी निकला ना, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। तो यहां पर देखो Q क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ क्या है, दो कॉलिशन के बीच में टाइम, तो ये भी तुम्हारा कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए मतलब कांस्टेंट होगा। तो Vd किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। टाउ का अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो Vd क्या है, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका एक एवरेज वेलोसिटी से चलता है। ऐसा लग रहा है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन है ना एक एवरेज वेलोसिटी Vd से चल रहा है, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया है Vd इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना इसका एक ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी Vd से चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी एक कांस्टेंट। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब कॉलिशन वगैरह वो सब भूल जाओ, ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से सब चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सारे इलेक्ट्रॉन। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि करंट कितना होगा इस सर्किट में, करंट क्या होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का लेंथ पकड़ लेते हैं Vd, इसका लेंथ पकड़ लेते हैं Vd, और एरिया क्या है, एरिया हम पकड़ लेते हैं, इसका एरिया है, दिस एरिया इज, इस एरिया को हम पकड़ लेते हैं, दिस एरिया इज ए एरिया है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि करंट कितना होगा, आई इक्वल्स टू क्या है, हमें पता है करंट आई इक्वल्स टू होता है, सोचो एक एरिया है, इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, हाँ 1 सेकेंड में, यही तो डेफिनेशन है ना, Q बाई टी। टी को अगर 1 सेकेंड कर दिया तो 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है इस एरिया में से। और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, सोचो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, सर कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, n इंटू ई, n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो n क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, Ne, तो Q इक्वल्स टू Ne, और T हो गया 1 सेकेंड, T हो गया 1 सेकेंड, ओके। तो हमें कैलकुलेट करना है, E तो हमें पता है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, 19 कूलम, और N का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। देखो कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा यहां से 1 सेकेंड में, देखो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है Vd, मतलब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना दूर जाता है, 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन Vd डिस्टेंस कवर करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, सोचो 1 सेकेंड पहले यहां पर, 1 सेकेंड बाद वो कहां पर होगा, 1 सेकेंड बाद वो Vd डिस्टेंस चला जाएगा, इतना दूर चला जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ना इतना दूर वो चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से कितना दूर जाएगा, Vd डिस्टेंस 1 सेकेंड में वो यहां से यहां तक चला जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो कहां पर जाएगा, 1 सेकेंड का, वो 1 सेकेंड बाद यहां पर चला जाएगा, क्योंकि Vd डिस्टेंस है ना, 1 सेकेंड में Vd डिस्टेंस क्रॉस करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा 1 सेकेंड में। मतलब इस रीजियन में जितने इलेक्ट्रॉन है सब 1 सेकेंड में ए वाला एरिया क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, वो 1 सेकेंड में ए वाला एरिया क्रॉस कर जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कितना इलेक्ट्रॉन है इस रीजन में, कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का n पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का, देखो लेंथ क्या है, लेंथ है Vd और एरिया है A, तो इंटू E,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा करंट थ्रू दिस कंडक्टर। Vd का वैल्यू पता है, Vd का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n इंटू Vd का वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। तो पुट कर देंगे तो n Vd का वैल्यू हो गया क्यू ई बाई एम टाउ इंटू ए इंटू ई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा करंट I। और आप ए को इसके नीचे लेके आ जा सकते हैं, I बाई ए। हमें क्या पता है, I बाई ए क्या होता है, J इक्वल्स टू होता है I बाई ए, करंट डेंसिटी J। तो हम इसको लिख सकते हैं J इक्वल्स टू N, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q क्या है, E। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पकड़ लिया N E बाई एम टाउ इंटू ई मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर, एन यू स्क्वायर ई बाई एम टाउ। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि जे इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जे हो जाएगा एन स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। ओके, और हमने देखो पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था, J इक्वल्स टू क्या होता है, J इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू ई। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करके हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा एन स्क्वायर टाउ बाई एम। तो हमें कॉन्डक्टिविटी का वैल्यू मिल गया। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है रो इक्वल्स टू होता है 1 बाय कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको इनवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसका आ जाएगा m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू टाउ। तो हमें रेजिस्टिविटी का वैल्यू देखो मिल गया, m बाय n स्क्वायर टाउ। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कांस्टेंट, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कॉलिशन के बीच में जो टाइम होगा वो है तुम्हारा टाउ। तो रो किसके ऊपर डिपेंड करता है, n तो कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो n और टाउ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और टाउ मतलब कॉलिशन टाइम कितना है, एक कॉलिशन होने के बाद दूसरा कॉलिशन होने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा रो। तो देखो रो किसके ऊपर डिपेंड करता है, n और टाउ के ऊपर। n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर, और टाउ मतलब कॉलिशन टाइम। टाउ क्या है तुम्हारा कॉलिशन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। कॉलिशन टाइम मतलब दो कॉलिशन के बीच में जो टाइम लगेगा ना, वही है तुम्हारा टाउ। अभी अगर देखो इलेक्ट्रॉन, सोचो ऐसे एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉलिशन करते करते जा रहे हैं, तो कॉलिशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, टाउ छोटा हो जाएगा। कॉलिशन अगर ज्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक एटम से दूसरी जगह जाने में कम टाइम लगेगा। टाउ क्या हो जाएगा, स्मॉल। टाउ स्मॉल होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा कॉलिशन ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर सोचो तुम्हारा कॉलिशन टाइम इंक्रीज कर गया, मतलब एक बार यहां पर कॉलिशन हुआ, फिर दूर जाके यहां पर कॉलिशन हुआ, फिर दूर जाके यहां पर, दूर जाके कॉलिशन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके कॉलिशन किया, फिर बहुत दूर जाके कॉलिशन हुआ, ठीक है। तो टाउ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना। ये रास्ता जाने में कितना टाइम लगेगा, टाउ इंक्रीज हो गया। टाउ अगर इंक्रीज हो गया तो रो कम हो जाएगा। रीजन क्या है, बेसिकली रेजिस्टिविटी का के कॉलिशन के ऊपर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉलिशन जितना कम होगा, कॉलिशन टाइम जितना कम होगा, रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा होगा, और कॉलिशन टाइम जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी उतना कम होगा। मतलब कॉलिशन के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन के साथ जो एटम है ना, जितना ज्यादा कॉलिशन होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और कॉलिशन जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। यही है तुम्हारा रेजिस्टिविटी का रीजन। तो अब हम पढ़ेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मतलब मोबाइल, जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। देखो हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू क्या होता है, Q E बाई m इंटू टाउ, ठीक है। तो ये हम पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, एक एवरेज वेलोसिटी होता है, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है कंडक्टर के अंदर। तो डेफिनेशन यही है कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो वेलोसिटी गेन होता है ना इलेक्ट्रॉन का,
उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, म्यू 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 इक्वल्स टू वी डी बाई ई, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वेलोसिटी गेन होता है, डीप वेलोसिटी होता है, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो वी डी बाई ई क्या हो जाएगा, वी डी बाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई एम इंटू टाउ। तो क्यू बाई एम इंटू टाउ, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। क्यू का है कांस्टेंट, एम भी है कांस्टेंट, तो टाउ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी भी ज्यादा होगा, और जिसका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उसका मोबिलिटी भी कम होगा। अच्छा, यहाँ पर म्यू का हम डायमेंशन और यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट है v बाई ई, मतलब v क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इक्वल्स टू, हमें पता है कि E इक्वल्स टू V बाई एल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो जाएगा, देखो मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हाँ बाय सेकेंड, वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड, ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू का यूनिट। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ म्यू देखो लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ म्यू क्या होगा, देखो मीटर स्क्वायर मतलब L2, L2। और वोल्ट का डायमेंशन क्या होता है, देखो देखो हमें पता है W इक्वल्स टू होता है क्यू भी, तो V इक्वल्स टू क्या होता है W बाई क्यू। W का डायमेंशन होता है M L2 T टू द माइनस 2, और Q का होता है IT। तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर वोल्ट का, L2 और वोल्ट का हो जाएगा M L2 T टू द माइनस 2 बाय IT, और सेकेंड का हो जाएगा इंटू T। तो तुम्हारा कितना आएगा, देखो L2 L2 कैंसिल हो जाएगा, और T माइनस 2 और T भी एक कैंसिल हो जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा, हाँ T माइनस 1। और तो तुम्हारा फाइनली आएगा M माइनस 1, M माइनस 1, L L कैंसिल हो गया, T तो माइनस 2 और T माइनस 1, अच्छा ए T और ए T कैंसिल हो जाएगा, T2 और I बस I। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोबिलिटी का डायमेंशन। तो अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR। मतलब इसको अगर प्लॉट करोगे ना, तो अगर V वर्सेस I अगर प्लॉट करोगे तो तुम्हारा कैसा प्लॉट आएगा, एक ऐसा लीनियर प्लॉट आएगा, ठीक है। तो अगर एक ऐसा लीनियर रिलेशन आ रहा है V और I के बीच में, तो वहां पर ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कुछ मटेरियल होता है जहां पर ये जो V वर्सेस I प्लॉट है ना, वो लीनियर नहीं होता, वो कैसा प्लॉट होता है, ऐसा होता है, ऐसा इंक्रीज हो जाता है। जैसे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तुम्हारा अगर V वर्सेस I प्लॉट करोगे ना, तो वो इस तरह चला जाता है, सॉरी I वर्सेस V अगर तुम प्लॉट करोगे सेमीकंडक्टर में, तो वो कुछ इस तरह प्लॉट होता है, I इंक्रीज हो जाता है। तो ए लीनियर नहीं है, तो सेमीकंडक्टर के केस में, फॉर सेमीकंडक्टर क्या होगा, V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। तो उस केस में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। और कहां पर अप्लाई नहीं होगा, सेमीकंडक्टर के केस में। फिर अगेन क्या होता है, डायोड, सेमीकंडक्टर, ये सब केस में अगर V का साइन ऑपोजिट कर दो ना, अच्छा देखो इस फॉर्मूला क्या है, अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस का साइन ऑपोजिट कर दो तो करंट क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर करंट पोटेंशियल डिफरेंस तुम नेगेटिव कर दो तो I भी तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव कर दो तो करंट कुछ इस तरह आता है, नेगेटिव तो होता है, लेकिन देखो दोनों में रिलेशन का एक क्या है, स्ट्रेट लाइन, और इसमें क्या है, ऐसा जाके ऐसा हो रहा है। तो फिर इस केस में क्या होगा, ओम्स लॉ फिर अगेन अप्लाई नहीं होगा। तो जहां पर तुम्हारा चेंजिंग साइन ऑफ V चेंजेस द करंट, तो जहां पर तुम्हारा क्या है, V का अगर तुम साइन चेंज कर दोगे ना, तो करंट क्या होगा, लीनियर नहीं रहेगा।
तो उस केस में भी तुम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जहां पर V और I के बीच में जो रिलेशन है ना वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पर तुम्हारा एप्लीकेबल नहीं होगा ओम्स लॉ। और कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा? जहां पर the value of V and I is not unique. Value of V and I is not unique. तो देखो यहां पर हर एक I के वैल्यू के ना एक ही V मिलेगा, I का एक वैल्यू के लिए एक ही V मिलेगा, ठीक है, एक ही V, मतलब यहां पर I का एक वैल्यू के लिए एक ही V का वैल्यू होगा। लेकिन कुछ मटेरियल होता है जहां पर क्या होता है तुम्हारा कुछ इस तरह होता है, पहले तो इंक्रीज कर रहे हैं लीनियर, फिर डिक्रीज कर रहे हैं, फिर ऐसा इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा प्लॉट आता है। अगर तुम I वर्सेस V प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह आता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर तुम ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे ना, सेम कारण के लिए दो डिफरेंट पोटेंशियल आ रहा है। तो इसमें इस केस में क्या है, दो पोटेंशियल आ रहा है फॉर सेम करंट। तो क्या है, I और V का वैल्यू यूनिकली डिफाइंड नहीं है, तो इस केस में भी ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो तीन है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ तुम्हें लिखना है। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो कंडक्टर के केस में कैसा डिपेंडेंस होता है रेजिस्टिविटी का, वो हम देखेंगे। देखो हमें पता है रो इक्वल्स टू क्या होता है, हमने इक्वेशन डिराइव किया था m बाय n ई स्क्वायर टाउ, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो और ज्यादा कोलाइड करेगा, कोलिशन और इंक्रीज हो जाएगा ना। तो कोलिशन इंक्रीज होने से क्या होगा, टाउ क्या होगा, टाउ स्मॉल हो जाएगा। और टाउ अगर स्मॉल होगा तो रो क्या होगा, रो वुड बी लार्ज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टाउ हो जाता है स्मॉल, रो हो जाता है लार्ज, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे ना कंडक्टर का फॉर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो कैसा प्लॉट आएगा, तुम्हारा प्लॉट ऐसा आएगा लीनियर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कितना है 200, 200-300 केल्विन, इस रेंज में, ठीक है, 300 या फिर 400 कुछ इस रेंज में आएगा तो तुम्हारा लीनियर आएगा रो वर्सेस टी। और रिलेशन कैसा आएगा, रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये रिलेशन फॉलो होता है। रो टी क्या है, एट टी टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, रो नॉट क्या है, कोई भी टेम्परेचर ले लो रेफरेंस टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी, और अल्फा का है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और टी यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट है, टी नॉट टेम्परेचर, कोई और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये रिलेशन फॉलो होता है और एक लीनियर रिलेशन आता है रो वर्सेस टी। ये होता है तुम्हारा हाई टेम्परेचर के 200-400। लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर दो, लो टेम्परेचर में जाओ, तब ए वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। तब कैसा रिलेशन होता है, लो टेम्परेचर में रिलेशन होता है इस तरह कंडक्टर का। दिस इज फॉर कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो मतलब 0 से 100 केल्विन, 200 केल्विन, इस रेंज में। इस रेंज में अगर तुम देखो तो रो वर्सेस टी कैसा होगा, रो वर्सेस टी इस तरह होगा, वो लीनियर नहीं होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर में लीनियर होता है और ये वाला रिलेशन फॉलो होता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर के लिए। और सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होगा, सेमीकंडक्टर के केस में क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ इन स्मॉल होता है, टाउ स्मॉल होने से रो लार्ज, तो थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। लेकिन यहाँ पर जो एन है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी आ जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो ना तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, मतलब एन इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाने से क्या होता है, एन अगर इंक्रीज होगा तो रो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए रो डिक्रीज हो जाता है। तो रो वर्सेस टी अगर प्लॉट करो तो वो इस तरह आता है, ठीक है। ये होता है फॉर सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर। तो रो वर्सेस टी कुछ इस तरह। और कुछ मटेरियल होता है जैसे नाइक्रोम,
मैंगानीन, हाँ, कॉन्स्टेंटन, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए अगर तुम टेम्परेचर वर्सेस रो प्लॉट करोगे ना तो वो क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ अगर 1.1 है तो यहाँ पर 1.2, 0.1 चेंज होता है। तो हाई टेम्परेचर चेंज होने से भी रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होता है। जैसे नाइक्रोम, ये सब एलॉय का, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब का। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी बहुत कम इंक्रीज होता है। तो इसका हम कहाँ अप्लाई करते हैं, तो अगर प्रैक्टिकल लैब में देखो रेजिस्टेंस बॉक्स, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर होता है ना जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उसमें नाइक्रोम ये सब यूज करते हैं। ये सब यूज करने से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने से भी उनका रेजिस्टेंस कुछ खास चेंज नहीं होता। मतलब अगर टेम्परेचर के साथ हम कंडक्टर को यूज करते तो क्या होता, टेम्परेचर इंक्रीज होता तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता, या टेम्परेचर कम होता डिक्रीज हो जाता। तो ऐसा होता अगर सेमीकंडक्टर यूज करते, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है प्रैक्टिकल लैब में, तो उसमें अगर सेमीकंडक्टर यूज करते रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता। सोचो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ और इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया तो ये तो 2 ओम नहीं रहेगा, ये फिर कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। विंटर में 1 दिखाएगा, समर में 1 दिखाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तो हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं। उससे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने से भी रेजिस्टेंस उतना चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स में नाइक्रोम, मैंगानीन, ये सब वायर को यूज करते हैं।